हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन उत्कर्ष लॉ क्लासेस। तो हम बात करेंगे आज जो अभी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है शेयर मार्केट से रिलेटेड। और मैं जानता हूं कि हमारे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, भले ही वो पढ़ रहे हैं सर, लेकिन शेयर में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, कुछ ना कुछ हिस्सा रखते हैं। वो मानते हैं कि सेविंग का एक तरीका है। लेकिन इसी बीच जो देश की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है अडानी ग्रुप्स के मामले में, और एक पर्टिकुलर कंपनी की, फॉरेन कंपनी की रिपोर्ट आती है और पूरा शेयर मार्केट धड़ाम से टूट कर गिरता है। तो सर आपका क्या कहना है उस पर्टिकुलर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में, जिसकी वजह से ये सारा के सारा कुछ खेल हमें देखने को मिल रहा है? सर ये खेल तो बड़ा गजब हो गया है, क्योंकि लाखों करोड़ का नुकसान हो गया इन्वेस्टर्स का। और उसके अलावा जो इंडिया की जो छवि है इंडियन स्टॉक मार्केट की, उसको भी काफ़ी नुकसान यहाँ पे पहुँच रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के 6 दिन के अंदर अंदर करीब बताया जा रहा है कि 50 to 60 बिलियन डॉलर्स का, अप्रॉक्स 66 बिलियन डॉलर का, 66 अब पहुंच गया है। एक फर्स्ट वीक में 50 to 60 बिलियन डॉलर्स का नुकसान जो है वो शेयर मार्केट को पहुंच जाता है, बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर जाता है एक कंपनी के पीछे, एक रिपोर्ट के पीछे। तो हिंडनबर्ग आप सभी लोगों को अब तक तो रट गया होगा, काफ़ी बार आपने नाम भी सुन लिया है। जब भी टीवी खोलते हैं, कोई भी टीवी चैनल चला हो न्यूज़ वाला, तो डिबेट वहाँ चल रही होती है सर। तो सबसे पहली चीज़ हिंडनबर्ग क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपने व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा कि हिंडनबर्ग कौन है? क्या मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसी समाज कल्याण की संस्था है जो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए है? तो फिर सेबी की रिपोर्ट कहाँ है ना? तो हिंडनबर्ग कंपनी कोई दूध से धुली हुई कंपनी नहीं है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो कंपनी है ये पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। और ऐसा नहीं है कि सर अडानी ग्रुप कोई पहला इनकी रिपोर्ट का ऐसा विक्टिम है, नहीं। इससे पहले भी इस कंपनी ने 30 कंपनीज की रिपोर्ट निकाली है। और 2019 में एरोस इंटरनेशनल, जो गेमिंग का अपना प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इंडिया की कंपनी थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। और उसके बाद से लेकर आज तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसी कंपनी के शेयर्स 90% गिर चुके हैं। तो सर मुझे सिर्फ आपसे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमारे व्यूअर्स भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या ये कंपनी जो है इन्वेस्टर्स को देखकर उनके मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी रिपोर्ट देती है? देखिए सर, सबसे पहले जैसे कि आपने बताया ये शॉर्ट सेलिंग करती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले व्यूअर्स इसको समझेंगे हम लोग। हिंडनबर्ग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 6 साल पुरानी कंपनी है। 2017 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर नाथन एंडरसन नाम के आदमी ने इस कंपनी को चालू किया था। और ये खुल के बताती है कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, हम रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं और शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। और शॉर्ट सेलिंग जो है, हम अभी सर आपको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक आपकी लीगल प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट सेलिंग गलत चीज है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप दूसरों के घाटे से अपना मुनाफा बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। सामने वाली कंपनी घाटा करेगी तब जाके हमारा मुनाफा फायदा होगा। सिंपल अकाउंट्स का रूल है, कहीं से डेबिट होगा तभी कहीं पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि दूसरों के अकाउंट से पैसा गिराती है और अपने अकाउंट में पैसा बढ़ाती है। और इसके लिए वो क्या करती है, रिपोर्ट मैनिपुलेशन के थ्रू काम करती है। कैसे रिपोर्ट को मैनिपुलेट करती है? सबसे पहली बात, ये सबसे पहले रिसर्च करती है। जैसे कि अडानी वाले केस के अंदर इन्होंने क्लेम किया है कि 2 साल से ये रिसर्च कर रहे हैं। और अडानी क्यों दिमाग में आया इनके? क्योंकि अडानी की जो नेटवर्थ है अराउंड 130 बिलियन थी इस रिपोर्ट से पहले, और जिसमें कि 100 बिलियन, जैसा कि आपने भी हमने पढ़ा है और आपने भी देखा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 100 बिलियन जो है वो तो पिछले 3 साल में आई है। तो नजर में आना वाजिब है। और हिंडनबर्ग तो ढूंढता ही ऐसी कंपनी है सर। तो ऐसी कंपनी ढूंढ रहा था, हिंडनबर्ग को बढ़िया मछली मिली, एक रिपोर्ट यहाँ पे बना दी गई। अभी तक हम नहीं कह सकते कि उसकी रिपोर्ट में कोई चीज गलत आई है। हाँ, ये बात तो 100%। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टिंग फर्म्स हैं, तो उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को माना है कि हाँ, फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात की उन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ग्रुप को या इंडिया को टारगेट किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। आप भी व्यूवर्स को बताना चाहेंगे सर, शॉर्ट सेलिंग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसा सर ने कहा, लीगल है। अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि सर की कोई कंपनी है और सर का काम है शेयर्स अलॉट करना, लोगों से पैसे उधार लेना और अपना बिजनेस चलाना। और मेरी और सर की अच्छी फ्रेंडशिप है, और सर को ये बात नहीं पता कि ये बंदे का दिमाग अकाउंटेंसी में थोड़ा ज्यादा तेज है, बट ऑब्वियस बाय प्रोफेशन। तो मैंने सर से एक रिक्वेस्ट की कि प्लीज यार सर, मुझे अपनी कंपनी के आप 1000 शेयर दे दो।
तो सर ने कहा ठीक है पैसा लाओ ले जाओ। मैंने कहा नहीं अभी प्लीज मेरे पास पैसा नहीं है, तो प्लीज आप 1000 शेयर दे दो। तो सर ने कहा ओके यार कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त ही तो 10 रुपए के हिसाब से मैंने सर से 1000 शेयर्स लिए। तो बताओ सर कितनी उधारी चढ़ गई मेरे आपके ऊपर? 10,000। मैंने दिए नहीं है पैसे भाई, ध्यान से समझना इस बात को, मैंने पैसे दिए नहीं है। अब इस तरीके की रिपोर्ट मार्केट में आती है तो मुझे पूरा नॉलेज है कि जैसे ये रिपोर्ट मैं पब्लिश करूंगा तो उस कंपनी के शेयर नीचे आने ही है। और मैंने कितने में खरीदे हैं अभी फिलहाल? 10 रुपए के हिसाब से। अब मैं जब इनको पेमेंट करूंगा तो करंट मार्केट प्राइस पेमेंट करूंगा सर, ये बात है शेयर के मामले में, ठीक है भाई। आपने कितने में खरीदा कितने में बेचा, इट डजंट मैटर टू यू, करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो अब जब रिपोर्ट के बाद में उसी कंपनी का शेयर 5 रुपए हो गया तो मैंने सर को बोला सर अपने शेयर के पैसे वापस लो। तो अब 5 रुपए के भाव से मैं वापस दूंगा सर। तो मैंने बैठे बिठाए बिना कोई मेहनत 1 रुपया भी अपना लगाए 5000 रुपए साइड में रख लिए। ये है शॉर्ट सेलिंग, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऐसी मछली पर दांव खेलना जिसका पता है कि वो गिरने वाली है। बिल्कुल सर, है ना। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करता है, सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को एकदम साफ साफ पता है, और हिंडनबर्ग खुद भी कहता है कि हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। असली घाटा तो इन्वेस्टर्स को होता है 100%। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का काम किसका है? अपने इंडिया में तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का काम है। तो हमें ये देखना होगा सर कि सेबी का रोल कहाँ पे चालू हो रहा है, कहाँ पे ये खत्म हो रहा है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक सर, करीब करीब 1 वीक तक सेबी एकदम साइलेंट रहा सर। बिल्कुल। सेबी से काफ़ी कुछ पूछा गया, इस मामले में पूरा साइलेंट रहा। अब हालांकि उन्होंने जांच पड़ताल चालू कर दी है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो जांचनी चालू कर दी है, प्लस जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, एलिगेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ के अंदर। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को पिछले 1 साल के अंदर जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के ट्रांजैक्शन जितने भी अडानी के, उन सारे ट्रांजैक्शंस को अब वापस से एक बार उसको जांच करेगा, उसको वापस से किया जाएगा, उसको एनालिसिस किया जाएगा, फिर रिपोर्ट आएगी। सर आपसे पूछना चाहूंगा कि एक्चुअल में आरोप लगे क्या हैं? अच्छा, तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हम देखेंगे, नटशेल में बात करूंगा आरोप की, वैसे बहुत सारे आरोप हैं। जो मुख्य आरोप हैं वो पहला आरोप ये कहता है कि भाई अडानी ग्रुप कंपनीज की जो एसेट्स हैं वो अभी प्रेजेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $120 बिलियन की है। दूसरा आरोप उसी पहले आरोप को कंट्रास्ट करता है, वो कहता है सर कि पिछले 3 साल में $100 बिलियन की ग्रोथ हुई है। मतलब अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो 3 साल पहले उनके पास सिर्फ $20 बिलियन की एसेट थी। तीसरे आरोप की बात करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इसको समझना थोड़ा टिपिकल भी है। वो कहते हैं कि आपकी 7 कंपनीज की ग्रोथ जो हुई है इस पर्टिकुलर दायरे में 3 इयर्स में 819%, लेकिन रियलिटी में वही 7 कंपनीज लोन के बर्डन से दबी पड़ी है। तो आपने स्टॉक मैनिपुलेट किया है और अपनी ओवर वैल्यूएशन ऑफ शेयर को जनता के सामने रखा है, तभी उनको लालच पैदा हुआ। तो अब आप बताइए सर, ये पर्टिकुलर लालच आप और हम जैसे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट को इतना नहीं समझ पाते, वहां पर वो लालच गया कैसे पता चला उनको कि ये कंपनी का भाव शेयर बढ़ रहा है, इसको खरीदना चाहिए? सर सबसे पहले क्या होता है ना कि शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, वो लोग स्टिक्स को या फिर पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं। और जब उन्हें पता पड़ा कि ये कंपनी बाकायदा बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है तो फिर लोगों ने शेयर खरीदना चालू कर दिया। जैसे ही डिमांड बढ़ी, डिमांड क्रिएट करते करते यहाँ पे शेयर के प्राइसेस जो हैं पिछले 3 सालों के अंदर, जैसे कि आपने बताया 819%, 819% बढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है सर, एक जो आरोप लगा है जो आपने बताया कि इन्होंने डिमांड जो है फेक क्रिएट करवाई है। हाँ। तो क्रिएट जो करवाई है अपनी कुछ शेल कंपनीज के थ्रू करवाई है, ये भी आरोप लग रहा है। गौतम अडानी के भाई हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपनी फेक शेल कंपनीज के थ्रू, जो कि मॉरिशस के अंदर, पनामा में, कैरेबियन आइलैंड्स की कंट्रीज हैं, वहाँ पे बना के और फिर यहाँ पे डिमांड क्रिएट करवाई है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है व्यूअर्स की तरफ से, शायद मैं पूछ लूँ कि सर ये जो आपने नाम लिए हैं, पनामा है, यूएई है, कैरेबियन सी कंट्रीज है, मॉरिशस है, वहीं पर क्यों फेक कंपनीज बनाई? इंडिया में भी तो बना सकते थे। नहीं, इंडिया में फेक कंपनीज बना नहीं सकते ना। वहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एमओयूज वगैरह साइन कर रखे हैं, प्लस वो टैक्स हेवेंस हैं, वो छोटी कंट्रीज हैं और वो बाकी पूरे दुनिया को इनवाइट करती है कि आप हमारे यहाँ पे कंपनी खोलें और हमारे यहाँ से अपने काम को रन करें। आपके ऊपर टैक्स या तो नहीं लगेगा या बहुत ज़्यादा कम लगेगा। ओके।
इतना ज़्यादा कम टैक्स लगेगा कि हमारा काम तो चल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो आइलैंड नेशंस हैं, छोटे छोटे द्वीपों पे बने देश हैं हम लोग, हमारा काम तो चल जाएगा। तो टैक्स हेवन से टैक्स बचाने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बता दूं शेल कंपनीज क्या होती है। शेल कंपनीज एक्चुअली जो होती है ना, जो इनके ऊपर आरोप लगा है, रियलिटी में जो बता रहा हूं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि इन्होंने इन कंट्रीज में, टैक्स हेवन कंट्रीज में बहुत सारी शेल कंपनीज क्रिएट करवाई हैं। और अगर उन कंपनीज में देखें तो ना उन कंपनी का मतलब दिख रहा है कि हाँ ये कंपनी है हमारी, वो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये हमारी कंपनीज है, लेकिन रियलिटी में ना तो उस कंपनी का वहां कोई ऑफिस है, ना उस कंपनीज के कोई एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। और आज के टाइम पर इंटरनेट पे उस कंपनी का एड्रेस होना तो कम से कम कंपल्सरी हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी नहीं है। तब यहां पर उन कंपनीज के थ्रू अपने शेयर्स को, इंडिया के शेयर्स को खरीदवाया गया। तो लोगों को लगा ये कंपनी के शेयर ज्यादा बिक रहे हैं, ज्यादा बिक रहे हैं तो ग्रो रेट अपना आप बढ़ेगी, बढ़ेगी तो हम और आप जैसे लोगों ने खरीद लिए। तो ये था फेक डिमांड क्रिएट करने का पूरा के पूरा पैटर्न। सर यहाँ पे अनसस्टेनेबल डेट के बारे में बताया आपने, जैसे कि उनके पास में बहुत सारा यहाँ पे जो डेट है, जो उधार है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कहाँ से ले रहे थे ये लोग उधार? ये दो बड़ी कंपनीज थी हमारे इंडिया की, SBI और LIC। अब सर मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर बता पाएंगे SBI और LIC के इस पर्टिकुलर डेट के बारे में। सर बिल्कुल, SBI पे आरोप लगता है कि उसने काफी सारा लोन जो है ना वो अडानी को दे दिया है। तो अभी RBI भी उसके ऊपर जांच कर रही है। RBI ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि SBI से पूछा जाए कि आपने जो लोन दिए हैं क्या वो सच में अकाउंट्स वगैरह आपने स्टडी करके दिए हैं, या फिर आप भी अनसस्टेनेबल डेट के बलून में यहाँ पे फंस चुके हैं। तो ये है। और मेन जो मुद्दा आता है ना SBI और LIC के फंसने का, वो आता है FPO के अंदर, फॉलो अप पब्लिक ऑफर्स। तो अडानी जब अपना IPO लेके आया था ना, वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल IPO था कि सब लोग उसके FPO की डिमांड कर रहे थे। फर्दर जो भी आपका पब्लिक ऑफर्स आता है तो 20,000 करोड़ का सर पब्लिक ऑफर जो है वो वापस से अडानी लेके आने वाला था। और उससे जस्ट पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और मार्केट के अंदर अडानी के जो शेयर्स हैं वो मुंह के बल गिर जाते हैं। तो उसके बाद में भी सर LIC यहाँ से 20,000 करोड़ का था, तो करीब 3-3.5 हजार करोड़ जो शेयर्स हैं वो LIC ने फॉलो अप पब्लिक ऑफर्स के अंदर लेने का डिसाइड किया। उसके अलावा IHC जो है इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है, UAE की कंपनी है, उसकी वजह से इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया, फॉलो अप पब्लिक ऑफर को फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया। पर फिर भी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अडानी ने खुद ने ही फॉलो अप पब्लिक ऑफर को कैंसिल करवा दिया है। वो करना ही पड़ेगा जब इस तरीके की रिपोर्ट है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर जो ऑफर था वो उस टाइम पे रिवोक करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और इसका जो पर्टिकुलर जो आरोप है, अब मैं वो बता देता हूँ लास्ट टाइम पर, कि यहाँ पर एक इसी रिपोर्ट में एक और इस तरीके का भी आरोप लगाया गया कि अब सर आप बताइए कि अडानी ग्रुप्स को आप छोटी कंपनी मानते हैं, मीडियम या लार्ज कैप कंपनी? अब तो बहुत बड़ा है ना, लार्ज कैप कंपनी। तो आप और मैं क्या ये सोच सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी का ऑडिटर, ऑफिशियल ऑडिटर, सिर्फ एक छोटी सी फर्म होगी, छोटी कंपनी होगी जिसमें 4 पार्टनर्स ही हैं और टोटल एम्प्लॉयज 11? तो क्या 11 लोग मिलकर इतनी बड़ी कंपनी की सही ऑडिट कर पाएंगे? बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे जब हम लोग डीप रिसर्च के अंदर जा रहे हैं तो कभी तो ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग फॉल्ट में है, क्योंकि उसने शॉर्ट सेलिंग की है जानबूझ के, क्योंकि उसका अडानी का FPO आने वाला था। प्लस क्या कहते हैं 1 फरवरी को हमारा बजट भी आता है, इंडिया का बजट भी आता है, तो 24 जनवरी को रिपोर्ट लेके आ गए, 1 वीक पहले रिपोर्ट लेके आ गए। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग ने कोई चाल चली है। पर जब हम लोग डीप में जाते हैं तो हमें क्या पता पड़ता है कि अडानी की तरफ से भी काफी सारे फ्लॉज थे। हाँ, 100%। ये सारी चीजें ये जो पूरा का पूरा ताना बाना है, अल्टीमेटली घाटा हो रहा है सर इन्वेस्टर्स को। अल्टीमेटली घाटा इन्वेस्टर को हो रहा है। जांच जो है वो चलती जा रही है हर जगह से। RBI ने अपनी जांच बिठा दी है, सेंटर अपनी तरफ से जांच करवा रहा है, सेबी ने भी अपनी जांच इनिशिएटिव स्टेप्स ले चुका है, अपनी जांच शुरू कर दी है। अच्छा, सर ने एक बात बोली ना कि मतलब वहां रिपोर्ट में कुछ फॉल्ट्स अपने को लगता है कि हिंडनबर्ग ने जानबूझकर इंडिया के ऊपर एक बाण फेंकने की कोशिश की है, लेकिन रियलिटी में जो एनालिसिस में आपको बताऊं सर, अकाउंटेंसी का जो पार्ट है, करंट रेशियो और कैश फ्लो, इन दो चीजों की छोटी सी बात करूंगा। करंट रेशियो क्या होता है मेरे दोस्तों, कि उसका फॉर्मूला मैं बताता हूं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी।
तो ये जो पर्टिकुलर रेशियो होता है, इसका आइडियल या स्टैंडर्ड फॉर्म में मानूं तो 2:1 होना चाहिए। मतलब आपकी करंट एसेट्स अगर आपके पास 2 रुपए है तो करंट लायबिलिटी 1 रुपया ही होना चाहिए। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसी एसेट्स जिसको मैं लिक्विड फॉर्म में विद इन 12 मंथ मेरे पास लेकर आ जाऊं, और ऐसी करंट लायबिलिटी जिसको लिक्विड फॉर्म में विद इन 1 ईयर मुझे सेटल करना होता है। तो 2 रुपए अगर मेरी एसेट है और 1 रुपया मेरी लायबिलिटी है, इसका मतलब मैं काफी ठीक ठाक पोजीशन में हूं। लेकिन जो 7 मेन कंपनीज बताई थी ना मैंने कि यहां पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसमें से 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनका करंट रेशियो 0.5 या उससे भी कम है। तो इसका मतलब हुआ कि वो 12 महीनों का छोटा मोटा जो खर्चा है ना करंट लायबिलिटी, वो भी चुकाने की अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है वो पेमेंट नहीं करने की क्षमता रखती थी। इसीलिए तो मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट का नाम रखा है हाउ वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन इंडियन हिस्ट्री। अपनी रिपोर्ट का नाम रखा, और इतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग इनका हेड नोट ही है, इनका टाइटल ही है कि उसके बाद में कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और उसी के बाद में शायद आपने और हमने रिसर्च की है इसके ऊपर, हम लोगों ने बात की है। 100 पन्ने से ज़्यादा की रिपोर्ट है, इसे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है, और हमें लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के पीछे चल रही है, हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, हमारे पीठ पीछे हो रही है। जैसे शेल कंपनीज की बात आ गई, करंट रेशियो का बात आ गया। एक और बात बताता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है सर, है ना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रहा है कि अडानी की कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली थोड़े टाइम से नेगेटिव चल रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि ना मुझे असेट से मतलब है ना लायबिलिटी से मतलब है, मुझे तो ये बताओ मेरी कंपनी में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि अडानी ग्रुप्स का कैश फ्लो नेगेटिव में। कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब सर आपके पास खुद का कैश ही नहीं है, कमाई ही नहीं है। तो ये काफी पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर मजबूर करते हैं सोचने को कि क्या वो वाकई में रिपोर्ट सही है। हालांकि अडानी ने वापस इन आरोपों का जवाब दिया है पूरे ग्रुप ने मिलकर, लेकिन जो बिजनेस एनालिसिस्ट हैं या जो स्टैटिस्टिक्स होल्डर्स हैं या जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं या फिर रिसर्च एंड फाउंडेशन का काम करते हैं, उन्होंने काफी ये माना है, खुद से माना है कि ये रिपोर्ट का जो अडानी ग्रुप ने जवाब दिया है वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। 100 पन्ने की रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, अडानी ने 400 पन्ने का रिप्लाई दिया है, प्लस उसके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स जारी किए हैं। तो गौतम अडानी जो पब्लिक अपीयरेंस से बचते हैं, उन्होंने पब्लिक अपीयरेंसेस शुरू कर दी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए ना हम हिंडनबर्ग को गलत या सही मानेंगे, और अभी ना हाल फिलहाल के लिए हम लोग अडानी ग्रुप को गलत या सही मानेंगे, पर फिर भी हम लोगों के लिए ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ध्यान रहे, इन सब के साथ में सबसे ज़्यादा घाटा जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आ रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को आ रही है। बिल्कुल सर, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स लगाते हैं ताकि उनको फ्यूचर में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके, तो इस तरीके के अगर कुछ छोटे मोटे स्कैम्स हो रहे हैं, या स्कैम्स नहीं कह सकते, अभी तो हमने सिर्फ एक रिपोर्ट देखी है। अब हमारी जो इंडियन कंपनीज है जैसे सेबी की जो मेन रोल है, आरबीआई है, तो इनकी जो रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, और अगर इसकी रिपोर्ट कोई अच्छी से आती है तो वी विल मीट डेफिनेटली इन सेकेंड वीडियोज ऑफ नॉलेज का डबल डोज। तो मिलते हैं इसी तरीके की कोई और इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।